नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है अशोक के बारे में। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा, मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो जब हम लोगों ने बिंदुसार को पढ़ा था तभी हमें कह सकते हैं कि अशोक की जो एंट्री है वो हो चुकी थी। तो आप ये बताएं कि अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर की। वेरी गुड। और वह कहाँ का राजा रहता है? जो राजकुमार रहता है वो कहाँ का रहता है? तो वो अवंती का रहता है। ठीक है। तो हमने जाना कि किस तरह से सबसे पहले सुसीम को भेजा जाता है, जो कि बिंदुसार का यह पुत्र रहता है। अशोक और सुसीम, ये आपको बार बार नाम आएंगे दो भाइयों के बारे में। जहाँ पर अवंती पर राज्य करने में सुसीम जो है उसे दबाने में सुसीम नाकामयाब रहता है। तो अशोक जाकर उस पर फतेह करता है। तो क्या होता है कि अशोक जो है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है। तो ये मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है और इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो अ, हम सुसीम के बारे में ही कह सकते हैं, इस तथ्य को ही ज़्यादा उचित मानेंगे। तो बिंदुसार की जो मृत्यु है वो 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हो जाती है। तो 273 से 232 ईस्वी कह सकते हैं कि अशोक का कार्यकाल रहता है। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक रहता है और बौद्ध परंपरा के अनुसार वो अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था। ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ मिथ्या ही मानते हैं। ठीक है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार जो इसकी पत्नी रहती है देवी, विदिशा की श्रेष्ठी की ये पुत्री है। अशोक की प्रथम पत्नी रहती है और इसी से महेंद्र और संघमित्रा, क्योंकि हम आगे कारुवाकी को भी पढ़ेंगे, जो कि उड़ीसा की राजकुमारी रहती है। तो ये जो देवी है, देवी ये विदिशा की राजकुमारी कह सकते हैं, विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री रहती है और इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। फिर बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी, अशोक की एक और पत्नी का भी जिक्र होता है और उसका नाम क्या रहता है? तिस्यरचिता। ठीक है। और अशोक की प्रयाग प्रशस्ति के जो शिलालेख है, इलाहाबाद अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। देखिए, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है। एक ही शिलालेख पर तीन तीन राजाओं का जिक्र है। जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, उस पर समुद्रगुप्त का चर्चा की गई है, जहांगीर का भी उल्लेख किया गया है और अशोक के बारे में भी कहा गया है। तो इसी में एकमात्र रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। तो हमने इसकी तीन तीन पत्नियों के बारे में जाना। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक जो है वो उज्जैन, अवंती, तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। प्रांतीय शासक जो रहता है वो राजकुमारों को ही दिया जाता था। अशोक शासित देशों में शिलाओं का संदेश खुदवाने वाला यह प्रथम भारतीय शासक रहता है। देखिए, हमने जाना कि जब हमने अपने अशोक को पढ़ा था, देखिए जब हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने हकमनी साम्राज्य को पढ़ा था। हकमनी का जो डेरियस था, वो डेरियस हकमनी साम्राज्य का प्रथम शासक रहता है। इसी से हमने पढ़ा था कि अशोक ने अभिलेख जो लिखने की जो कला है, इसी से सीखा था। ठीक है। क्योंकि वो भी आप जब गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से पिलर पर इसने भी अपने अभिलेख लिखवाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इसी से सीखा था। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि अशोक जो है वो जैसे कि आप जानते हैं, राजा का पद इसे मिला था। इसे विरासत में काफ़ी सारी भूमि, जमीन, संपदा काफ़ी सारी इसे मिली हुई थी। तो इसका एक भतीजा रहता है, निग्रोध। ठीक है। तो उससे प्रेरणा मिलता है बौद्ध धर्म का। काफ़ी ये अपने भतीजे से काफ़ी प्रभावित था और ये जो था वो बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
ठीक है। लेकिन शिक्षा जो है अशोक को उसे वह उपगुप्त से मिली थी। शिक्षा मिली थी अशोक को बौद्ध धर्म की उपगुप्त से, लेकिन प्रेरणा मिली थी निग्रोध भतीजे से। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति भी होती है, जो कि पाटलिपुत्र रहती है, जो कि पाटलिपुत्र रहती है। ठीक है, तो बौद्ध संगीति हो गई आपकी। और मैंने भी पढ़ा कि डेरियस हकमनी जो शासक था, उसी से इसने अभिलेख पत्थर पर लिखने की जो कला है उसे प्रारंभ किया था। और भारत में ये प्रथम राजा था जिसने भारत में शुरुआत किया था। ठीक है, अब देखिए इसने ना चार चार कह सकते हैं कि लिपियों में अभिलेख लिखा था। ठीक है, पाकिस्तान में इसने जो लिखा था वो था खरोष्टी लिपि। ठीक है, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, भारत में ब्राह्मी लिपि, अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि, ग्रीक या फिर तुर्की में ग्रीक लिपि। ठीक है, तो इसका अभिलेखों की ये लिपि थी। तुर्की को ही एशिया माइनर भी कहा जाता है, आप इसे नोट कर ले। और जो हाथी गुफा है ना, हाथी देखिए जो गुफा पे लिखा जाता है उसे गुफा लेख कहते हैं। ठीक है, जो पत्थर पे लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। जो खंबे पे लिखा जाता है पिलर है ना, उसे पिलर खंभा लेख पिलर अभिलेख कहा जाता है। तो हाथी गुफा अभिलेख है ना, उसी में कलिंग के युद्ध का विस्तृत जानकारी है। और ये इसका अभिलेख नहीं है, हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग में, वो अशोक का नहीं है, वो किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का वो अभिलेख है। इसी में विस्तृत जानकारी है कलिंग के युद्ध के बारे में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसने अभिलेख किसमें लिखा है, तो सबसे ज़्यादा इसने लिखा है ब्राह्मी लिपि में, सबसे कम लिखा है ग्रीक लिपि में। ठीक है, इसे भी नोट करते रहे। अब देखिए जो जेम्स, इससे पहले भी इसके अभिलेख को पढ़ने का दावा किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये गलत पढ़ा गया है। तो जेम्स प्रिशेप ने इस अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। और जब ये पढ़ता था ना, तो अपने नाम को अशोक जब लिखता था ना, तो हर जगह अपने नाम को वो अलग अलग लिखता था। कहीं पर भी इसने ये नहीं लिखा कि मैं मगध सम्राट अशोक, ऐसा उसने नहीं लिखा था। कहीं देवा नाम प्रिय, कहीं प्रिय दृश्यम, कहीं अशोक, राजा अशोक। तो हर जगह उसने अगर नाम को लिखे तो ऐसे जानकारी हो जाती है कि यही मगध नरेश अशोक है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने कहीं अशोक नहीं लिखा था। ठीक है, हर जगह लिखा था मगध सम्राट, कहीं कहीं पर प्रियदर्शी लिखा था। ठीक है, सिर्फ आप इसे नोट करें, सिर्फ राजस्थान में इसने लिखा है अशोक ने, मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। कहीं कहीं पर इसने लिखा मगध सम्राट। ठीक है, अशोक लिखता है किसी किसी अभिलेख में, शिलालेख में मगध सम्राट। कहीं पर इसने लिखा प्रियदर्शी। ठीक है, और सिर्फ राजस्थान में इसने लिखा है, राजस्थान में इसने लिखा है मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी। ठीक है, तो पूरी जानकारी मिलती है कैसे, तो मतलब इससे पता चलता है कि मगध का सम्राट है कौन है, अशोक। फिर प्रियदर्शी भी इसी का नाम है। ठीक है, तो अशोक जो है वो गया में स्थित जो बराबर की गुफा है, इसका नाम ही सिर्फ बराबर है, ये बराबर मतलब है नहीं। तो अशोक जो है वो गया में जो बराबर नामक स्थान है, ठीक है, बराबर नामक स्थान पर कुछ पहाड़ों पर इसने गुफा बनवाए हैं, 4 गुफा। और इसने इसे आजीवक संप्रदाय को दे दिया। ठीक है, आपको पता है इसके पिता जो है वो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय के थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय को मानता था। ठीक है, और ये जो 4 इसने गुफा बनाई वो थी सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी।
देखिए, अशोक की एक और विशेषता है कि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इसने अपनी प्रजा पर दबाव नहीं डाला। इसने इसे राज्य घोषित नहीं किया कि आप सभी को बौद्ध धर्म अपनाना है, ठीक है? तो जब इसने ऐसे पता चलता है कि यह धर्म सहिष्णु था, ठीक है? मतलब ये सभी धर्मों को मानता था। देखिए, खुद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। जब कह सकते हैं कि कलिंग का युद्ध होता है, तो इसका कह सकते हैं कि मन बदल गया, ठीक है? तो इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाकी का जो संप्रदाय है, देखिए, इसने यहाँ पर आजीवक संप्रदाय को गुफाओं को दान में दिया। तो आजीवक संप्रदाय के प्रति भी कह सकते हैं इसमें प्रेम कह सकते हैं कि था, मानता था, इज्जत सम्मान सभी को देता था, ठीक है? फिर अपने अभिलेख में भी ये कहता है कि मेरे जो सामंत है, जो कर्मचारी है, वो ब्राह्मणों को ना सताए। आगे के हम जब इसके अभिलेख को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितने नंबर पर इसने कहा है। तो यह धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान रूप से मानता था, ठीक है? अब देखिए, अशोक की कुछ उपाधियां भी दी गई है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक देवा नाम प्रियस अशोक राजा गुर्जरा के लघु शिलालेख में लिखा है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें अशोक मौर्य लिखा है। तो काफ़ी सारी इसकी उपाधि दी गई है। देखिए, अशोक जो है 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लेता है, लेकिन क्या होता है ना कि 4 वर्ष तक गृह युद्ध 4 वर्ष तक गृह युद्ध में ही रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक जो होता है, वो होता है 269 ईस्वी पूर्व में, 269 में, ठीक है? गृह युद्ध का मतलब, जैसे कि यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर ये बैठता है। तो युद्ध होता है, सुसीम का तो नाम तो लिखा ही है, ठीक है? तो जो पटना का जो अगम कुआं है, ऐसा कहा जाता है कि उसी में उसने अपने 99 भाइयों को मारकर फेंक दिया था। अब हम आगे के वीडियो में अशोक के अभिलेख के बारे में जानेंगे, ठीक है? इससे कितने अभिलेख है, किस तरह से बने हैं, ठीक है? और किस तरह से इसने इसे बांटा है। तब तक के लिए धन्यवाद।